earliest. Matters raised with permission, popularly known as 0 hour. I recollect my days when I started my parliamentary career in '89. Then we used to have heroes of 0 hour. 0 hour then was not very regulated. Fortunately, over the years, this has developed as an institution and evolved as a structured mechanism. Shri Imran Pratap Gadi demand to restart UPSC Residential Coaching Center at Hajj House, Mumbai. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज इस सदन में खड़ा होकर हाशिए पर मौजूद देश के लाखों एससी, एसटी और माइनॉरिटी के छात्रों की तरफ से यूपीए की चेयरपर्सन रही श्रीमती सोनिया गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को सैल्यूट करूंगा, जिनकी कोशिशों से सच्चर कमेटी की सिफारिशों के बाद 2009 में कोचिंगों के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा न ले पाने वाले एससी, एसटी और माइनॉरिटी के छात्रों के लिए रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी शुरू की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मानू हैदराबाद, एएमयू अलीगढ़, जामिया हमदर्द और जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में दूर दराज गांव से आने वाले बच्चों ने महंगी यूपीएससी कोचिंगों के बजाय भारत सरकार की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में एडमिशन लेना शुरू किया और उनके प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के सपने पूरे होने लगे। इसी से प्रभावित होकर मुंबई के हज हाउस में 2009 में एक कोचिंग सेंटर शुरू किया गया, जिसके लिए सरकार से कोई फंड नहीं लिया गया, बल्कि हाजियों के रजिस्ट्रेशन फीस और सर्विस चार्जेस से बनने वाले हज कमेटी के कॉर्पस के एक हिस्से से इसे शुरू किया गया। तकरीबन 10 साल शानदार तरीके से चलने वाले इस कोचिंग सेंटर के रिजल्ट भी बढ़िया रहे। कई आईएएस दिए, आईपीएस दिए, महाराष्ट्र की स्टेट सर्विसेज में बच्चे सेलेक्ट होने लगे। फिर आया कोविड, पहले सीटें घटाई गईं और फिर तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री महोदया को मौका मिला और उन्होंने 2023 में इस कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया। वो सैकड़ों छात्र जो हर साल इस कोचिंग सेंटर से फायदा उठा रहे थे, एक झटके में उनके सपने चकनाचूर कर दिए गए। सभापति महोदय, मैं जब देश के प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल तोड़ के कतर के अमीर शेख तमीम को रिसीव करते हुए देखता हूं, जब मैं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान को प्रधानमंत्री जी को गले लगाते हुए देखता हूं, तो सोचता हूं कि काश प्रधानमंत्री जी अपने देश के गरीब भारतीय मोहम्मद सलमान और मोहम्मद तमीम को इसी तरह अपने पन का एहसास दिला पाते। कभी मैं जब प्रधानमंत्री जी को शेख हसीना जी को प्रोटोकॉल तोड़ के रिसीव करते देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि कभी प्रधानमंत्री जी अपने देश की बेटी बिल्किस को भी इसी तरह से अपने पन का एहसास दिला पाते। कभी कैब भोपाली ने कहा था, ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती, दिलों को हम कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। सभापति महोदय, मेरा अल्पसंख्यक मंत्रालय से अनुरोध है कि हाजियों के पैसे से चलने वाले हज हाउस कोचिंग के कोचिंग सेंटर को फिर से शुरू किया जाए। न सिर्फ शुरू किया जाए बल्कि उसकी सीटें भी बढ़ाई जाएं। जब पैसा सरकार को नहीं देना है बल्कि हाजियों का जो कॉर्पस सैकड़ों करोड़ रुपए के रूप में इकट्ठा है, उससे इसको चलना है कोचिंग सेंटर को, तो फिर इस कोचिंग सेंटर को चलाने में और देश के बाकी हज हाउसेज में इसे शुरू करने से सरकार को परेशानी क्या है। मेरा अनुरोध है, यहां मंत्री महोदय बैठे हैं, अल्पसंख्यक मंत्री, कि कृपया संज्ञान लें। देश के लाखों छात्र आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी concerns over the dilution of employment guarantee under Manrega. Honorable Chairman, thank you for giving me the opportunity to speak on a most important issue. I wish to draw the attention of this House to an issue of urgent national importance, the right to employment under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Mahatma Gandhi Narega, also known as Manrega, enacted by the then UPA government in 2005 under the leadership of Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji. This landmark legislation has been a crucial safety net for millions of rural poor. However, it is deeply concerning that
the present BJP government has systematically undermined the scheme. The budget allocation remains stagnant at rupees 86,000 crores, a 10-year low as a percentage of GDP. When adjusted for inflation, the effective budget has declined by rupees 4,000 crores. Moreover, estimates suggest that nearly 20% of the allocated funds will be used to clear pending dues from previous years. Additionally, the scheme faces multiple challenges, including the exclusionary Aadhaar-based payment system and the national mobile monitoring system, persistent delays in wage payments, and wage rates not adequate to compensate for inflation. In light of these pressing concerns, the Congress Party demands the following. 1. Adequate financial provisions to sustain and expand the scheme. 2. An increase in the minimum wage of rupees 400 per day. 3. Timely disbursement of wages. 4. The removal of mandatory ABPS and NMMS requirements. 5. An increase in the number of guaranteed work days from 100 to 150 per year. These measures, sir, are essential to ensure that Mahatma Gandhi Narega provides dignified employment and financial security. Thank you. Shri Manoj Kumar Jha, need for enhancement of honorarium for ASHA workers. शुक्रिया। So you want ASHA for ASHA workers? जी, शुक्रिया। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले आपको सकुशल सदन वापसी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभापति महोदय, महत्वपूर्ण है कि नेता सदन और स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे समक्ष हैं। तो ये जो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिनको हम पॉपुलरली आशा कहते हैं, ये तकरीबन 20 वर्षों से हमारी तमाम योजनाओं का, स्कीम्स को अपने कंधों पे, जो कई दफा मजबूत कंधे नहीं होते, उन पे ढो रहे हैं। और उन कंधों पे वजन तब और बढ़ जाता है जब उनके समक्ष अनिश्चितताएं हो। माननीय सभापति महोदय, मूलतः मैं आशा कर्मियों के लिए बात रख रहा हूं, लेकिन इस देश के तमाम स्कीम वर्कर्स जो अलग अलग योजनाओं में संलग्न हैं, उनके समक्ष भी अनिश्चितता का एक ऐसा माहौल है कि जिसको सिर्फ तालियां बजा करके, उनको ग्रेटिट्यूड दे करके उसकी भरपाई कतई संभव नहीं है। माननीय सभापति महोदय, बीते 20 वर्षों में जैसा मैंने कहा कि तमाम राज्यों की सारी योजनाएं, खास करके स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में, इन्हीं वर्कर्स द्वारा चलाई जा रही हैं। एक जेंडर्ड नोशन भी है माननीय सभापति महोदय कि महिलाएं हैं मूलतः, तो ये केयर गिवर हैं। इनका शोषण भी अगर हो जाए तो केयर गिवर के नाम पर इसको रख लिया जाए। 2005 से एनआरएचएम का हिस्सा थी और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, राज्यवार परिस्थितियां बहुत विपरीत है इनके लिए। हाल में इनकी एक हड़ताल भी हुई थी। एक तरफ केरल जैसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा ऑनरेडियम है, दूसरी तरफ मेरा अपना गृह राज्य बिहार है जहां 2000 रुपए मात्र ऑनरेडियम है। सर, ये तो पूरे देश के समक्ष एक चुनौती है। पूरे देश में कम से कम मेरी मांग होगी कि इनका जो आप एक तो ऑनरेडियम, अगर वर्कर कह रहे हैं, एक्टिविस्ट कह रहे हैं, सर ये ऑनरेडियम थोड़ा डिमीनिंग लगता है। अगर इसको हम कोई बेहतर नाम दे और 21,000 रुपया कटिंग अक्रॉस स्टेट्स करें और वन टाइम रिटायरमेंट बेनिफिट 5 लाख रुपए का करें तो शायद, और ये स्टैंडिंग कमेटी का भी सर ये आग्रह था,
2020 में कि फॉर्मलाइज किया जाए इनके काम को। और मैं अंत में आपके माध्यम से सभापति जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा, अगर आपने सकारात्मक पहलकदमी ली, इसकी गूंज दूर तक जाएगी, हम बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं जोर से कहना चाहता हूं, जय हिंद सर। John Britas, such a pious sentiment was expressed, let the House run according to rules. No. He knows how to handle his affairs. We can compliment the leader of the House for exemplifying decorous conduct all throughout. Shri Saket Gokhale. Shri Saket Gokhale demand for conferring the Bharat Ratna Award posthumously on the late Shri T.N. Session, former Chief Election Commissioner. Thank you, Chairman, sir. So, T.N. Session was the 10th Chief Election Commissioner of India, and he redefined the way in which the Election Commission of India functions. So, Mr. Session was a fiercely independent election commissioner. His famous quote, which is, "I eat politicians for breakfast," showed that he worked without fear or favor and upheld the independence and dignity of the Election Commission. Sir, I'll state a few reasons as to why it is extremely important that our country honor T.N. Session with the Bharat Ratna. First reason, sir, T.N. Session's independence gave a strong image to the ECI, which is the constitutional body. So today, election commissioners are appointed directly by the government with a majority vote of PM Modi and PM Shah and Home Minister Shah on the selection panel. Neither the Chief Justice of India, which is the judiciary, nor the leader of opposition, which is the legislature, have any say in the appointments. The ECI has now become a government-appointed body. T.N. Session would not approve of this. Second reason, sir, T.N. Session strictly enforced the Model Code of Conduct and made it a powerful tool for free and fair elections. Sir, in the last Lok Sabha elections, we saw how the MCC was shredded by PM Modi when he went around the country making some extremely communal and polarizing speeches. So media owners capitulated to the PM, and he gave 80 interviews during the course of the election, while no other opposition leader got that kind of coverage. So the ECI has constantly refused to act on Model Code of Conduct despite repeated violations by the BJP and PM Modi. So the third reason, and this is the most important reason, sir, so T.N. Session, and this is important for everyone to know in the government especially, T.N. Session created the epic cards, envisaged the identity, the voter ID cards were envisaged by T.N. Session. So he envisaged them as being a unique electoral ID for every Indian. So today our electoral system is in dire straits, where the ECI itself has accepted and admitted that multiple duplicate epic cards exist within the system. The unique voter ID envisaged by T.N. Session is no longer unique, sir. So what is shocking is that ECI was aware of this major scam, but they did not do anything about it until it was raised by my leader Mamata Banerjee on 27th of February. So what is even more shocking, sir, is the ECI now says that they will resolve this issue within 90 days. So the Election Commission still hasn't disclosed how many duplicate epics even exist in India. How are they going to resolve this in 90 days, sir? So we have expressed concerns. Delhi elections, about 8 lakh new voters were added. Maharashtra, 39 lakh new voters were added. How is this possible, sir? So under T.N. Session, the EC was independent. And we need to give him Bharat Ratna, sir, to remind the Election Commission today that it is a free body, it is a constitutional body, and they must function independently, sir. Thank you. Election Commission is a constitutional body. No comment on Election Commission, please. Srimati Maya Narnolia demand to increase effectiveness of one-stop center service number in Madhya Pradesh. Please. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद देती हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी का ध्यान वन स्टॉप सेंटर की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। माननीय उपसभापति महोदय, पूरे भारत देश में अभी तक 878
वन स्टॉप सेंटर खोले गए हैं, जिसमें से 802 वर्तमान में कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश में 64 वन सेंटर खोले गए हैं, जिसमें से 57 वर्तमान में कार्यरत हैं। माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करती हूं कि यह वन स्टॉप सेंटर को हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रणनीतिक रूप से स्थित हों, ताकि आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके। माननीय उपसभापति महोदय जी, इन केंद्रों के कर्मचारियों को, जरूरतमंद महिलाओं को प्रभावी सहायता करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। वो प्रशिक्षण मिलना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इन केंद्रों की पहुंच बढ़ाने के लिए एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम लागू करने की तत्काल आवश्यकता है। ऐसी पहलों से जनता को वन स्टॉप सेंटर OSC द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में शिक्षित किया जाए, जिससे से अधिक महिलाएं इन आवश्यक सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। इससे उनकी सुरक्षा और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वे मध्य प्रदेश में वन स्टॉप सेंटर की प्रभावकारिता और नंबर बढ़ाने के लिए इन उपायों पर विचार करें। हालांकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार भी सरकार के माध्यम से और महिला बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन इसको और बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए निश्चित रूप से प्रशिक्षण और महिलाओं को प्रशिक्षित किए जाने की भी बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी, कंसर्न ओवर क्रैशिंग ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स। धन्यवाद उपसभापति जी। दलाल स्ट्रीट रक्त रंजित हो गया है, चारों तरफ तबाही मची हुई है। 30 साल की रिकॉर्ड गिरावट शेयर मार्केट में दर्ज की गई है। पिछले 5 महीने में 95 लाख करोड़ स्वाहा हो गए हैं। विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार अब आकर्षक नहीं लग रहा है, इसलिए 6 महीने में 1.67 लाख करोड़ बाजार से निकाले गए हैं। इन विदेशी निवेशकों को अमेरिका और चीन का बाजार ज्यादा आकर्षक नजर आ रहा है। तभी तो पिछले 6 महीने में चीन के बाजार में 17% की उछाल दर्ज की गई, जबकि इस अवधि में भारतीय बाजार में 12% की गिरावट दर्ज की गई। इस तबाही के बीच सरकार मौन साधे हुए है। भारतीय शेयर बाजार विश्व में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बाजारों में शामिल हो गया है। बड़े बड़े शेयर धड़ाधड़ गिर रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान बाजार की इस गिरावट पर छोटे निवेशकों पर आ रहा है। वैश्विक बाजारों की कमजोरी, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिका के नए टैरिफ से जुड़े चिंताओं के चलते बाजार में ये गिरावट देखी जा रही है। लेकिन इस गिरावट में घरेलू कारण भी शामिल है। देश में आर्थिक मंदी की चिंता, उम्मीद से कम कमाई, रुपए की लगातार कमजोरी, कम उपभोग के कारण हम कारपोरेट कमाई भी शामिल है। भारत की जीडीपी में गिरावट आई है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 की जीडीपी वृद्धि आरबीआई और एनएसओ के पूर्वानुमान से कम रहेगी, क्योंकि वित्तीय वर्ष की पहली 3 तिमाहियों में आर्थिक विकास तुलनात्मक रूप से धीमा है। रुपए की कमजोरी ने विदेशी पूंजी निकास को बढ़ा दिया है, जिससे बाजार की धारणा पर और दबाव पड़ा है। दिसंबर जनवरी महीने में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एसआईपी बंद कर दी है। भारतीय शेयर बाजार अक्सर देश की आर्थिक सेहत का पैमाना माना जा रहा है। सरकार से शेयर बाजारों में गिरावट को रोकने के लिए दखल देने की मांग बढ़ गई है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं, निवेशकों को राहत पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। इस सरकार की आर्थिक नीति तबाही और बर्बादी की ओर इस देश को ले जा रही है। सरकार को सुधार करने की जरूरत है। जो कुछ लोग विश्वगुरु बन रहे हैं, विश्वगुरु कम से कम आर्थिक नीति को छोड़ दो। इसलिए छोड़ दो कि उसमें आपने देश को तबाह और बर्बाद किया है। मैं इन शब्दों के साथ सरकार के दखल की मांग करता हूं। धन्यवाद।
Dr. Sasmit Patra ji, demand for a special category status for Odisha. Honorable Deputy Chairman, sir, I rise to demand special category status for the state of Odisha. Today, I do not rise merely as a representative of the state of Odisha. I rise as the conscience of a state that has powered India's progress, borne nature's fury, and stood tall time and again without ever faltering. Odisha does not seek sympathy. It is demanding justice, justice long overdue. For over 2 decades, under the indomitable leadership of Shri Naveen Patnaik ji, Odisha has made a dignified, consistent and rightful demand for special category status. We have not raised our voice in anger. We have raised it in reason. But reason, when ignored for too long, must thunder. Odisha is the pillar of India's growth, the shield against nature's wrath. Odisha is the engine room of India's economy. Our coal powers industries. Our minerals build India's infrastructure. Our ports connect India to the world. Yet Odisha stands vulnerable, Honorable Deputy Chairman, sir, year after year, storm after storm. Super cyclone, Phylin, Fani, Amphan, Yas, the names change, but the destruction continues of Odisha. While Odisha fuels India's rise, Odisha alone bears the brunt of devastation. Is this the federal vision enshrined in our constitution? Is this the idea of cooperative federalism we speak of? Fairness is not a favor. Recognition is not a request. Special category status for Odisha is not an indulgence. It is a rightful recognition of Odisha's dual responsibility as the economic backbone of India and as the perennial front line against natural disasters. Odisha's fiscal health is strained because of factors beyond its control. Rebuilding infrastructure, rehabilitating millions, securing lives, all of while contributing billions to the national exchequer. No other state is asked to sacrifice as much, contribute as much, and yet to receive so little national assistance. This House must ask itself, should Odisha forever remain the silent sentinel, expected to give but not to get? Honorable Chairman, sir, this is a national test of fairness. This is no longer a routine demand. This is a test of our nation's commitment to justice, equity, and federal responsibility. Odisha has shown resilience. Odisha has shown contribution. And I firmly demand that this must be given to Odisha as special category status. Bande Utkal Janani Jai. Thank you. Thank you. Manni Shakti Singh Gohil ji, concern over the incidents of the fire occurred in the textile market of Surat, Gujarat. Please. No, I've asked you. Give me the floor. माननीय उपसभापति महोदय, permission to you, please. मैं एक बड़े गंभीर हादसे के बारे में आपका जरिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस गृह का और सरकार का। उपसभापति महोदय, गुजरात के सूरत में शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट है, उसमें बुरी तरह से आग लगी। छोटे छोटे व्यापारी, आजकल टेक्सटाइल में वैसे भी रिसेशन होने के, मंदी का माहौल होने की वजह से स्टॉक सबके पास था। आग लगी, 900 शॉप्स, 900 दुकानें जल के खाक हो गई। और सबसे दुख भरी बात तो यह है कि वहां पे कोई मुआवजा, क्योंकि छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके पास इंश्योरेंस नहीं है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से उनको सहायता वहां पहुंचनी चाहिए। एक हकीकत यह भी है कि किस तरह से लापरवाही वहां की गई। 1:30 बजे दोपहर को आग लगती है, फायर ब्रिगेड आती है, ऑफिसर्स आते हैं पुलिस के, आग कंट्रोल में हो गई है करके शाम को चले जाते हैं, धुआं निकल रहा है, लोग कहते हैं सर देखिए अभी भी, चले गए। रात को 1 बजे फिर से आग निकली और बहुत बड़े पैमाने पे। अगर वो लापरवाही नहीं होती तो जो 1:30 बजे दोपहर आए थे और ठीक करके जाते, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। इससे पहले 2020 में भी इसी तरह से एक टेक्सटाइल
मार्केट में बुरी तरह से हादसा हुआ था। वहां से सरकार को सीख लेना चाहिए कि दोबारा ऐसे हादसे न हो। मेरा उपसभापति महोदय, आपके जरिए सरकार को अनुरोध है कि दोबारा ऐसे गुजरात में हादसे ना हो, इसके प्रिकॉशंस लिए जाए। मेरे एक फायर विभाग से जुड़े हुए अधिकारी से बात हुई, वो कहते हैं सर तक्षशिला में पहले जो हुआ इसके बाद ये भी हुआ, यहाँ पे हमें फायर के वक्त जब सिंथेटिक चीजें हैं तो उसके लिए एक स्पेशल केमिकल आता है, वो पानी में मिला के लगाना चाहिए, उसका पूरा स्टॉक हमारे पास नहीं था। तो ये जरूरी है कि सूरत जैसा शहर, हमारा आर्थिक राजधानी जैसा शहर, देश के फॉरेन एक्सचेंज कमाने में भी जो काम देता है, टैक्स इतना देता है, तो उस सूरत शहर के लिए ज्यादा चिंता होनी चाहिए। मैंने पर्सनली तो फोन पे नहीं, क्योंकि मिलना भी मुश्किल, पर सोशल मीडिया में मोदी जी को टैग करके कहा था कि आप सूरत जा रहे हो, उस मार्केट में जरूर विजिट कीजिए ताकि आपको पता चले कि किस तरह से गुजरात के हालात है। बदकिस्मती से वहां रोड शो हुआ, गए, पर उस टेक्सटाइल मार्केट को उन्होंने देखा नहीं है। मैं आपके जरिए सरकार से गुजारिश करता हूं कि ये छोटे व्यापारी है, उनकी चिंता की जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद। Dr. Kalpana Saini ji demand to strengthen the sports infrastructure in Uttarakhand and to develop it as a hub for international sports events. धन्यवाद सर। माननीय सभापति महोदय, उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक महत्व और वीरता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कई प्रमुख तीर्थस्थल और मंदिर होने के कारण इसे देवभूमि भी कहा जाता है। हाल में राष्ट्रमंडल खेलों के सफल आयोजन के बाद उत्तराखंड की पूरे देश में सराहना हो रही है। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, इको फ्रेंडली आयोजन और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ने साबित कर दिया कि उत्तराखंड सिर्फ देवभूमि ही नहीं बल्कि खेल भूमि बनने की ओर भी अग्रसर है। यहाँ के युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह और क्षमता देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को मजबूत करते हुए भारत की संस्कृति, परंपराओं और खेल प्रतिभा का उत्सव मनाने का एक प्रभावी मंच है। भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इस लक्ष्य में खेल अर्थव्यवस्था एक प्रभावी भूमिका निभा रही है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए खेलों के प्रति एक सुव्यवस्थित और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार 2036 ओलंपिक की मेजबानी के अधिकार प्राप्त करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और ऊर्जा के साथ इच्छा रखती है। यह ऐतिहासिक पहल न केवल भारतीय खेल जगत को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगी, बल्कि इसके बुनियादी ढांचे, पर्यटन, रोजगार और आर्थिक प्रगति के लिए असीम संभावनाएं भी उत्पन्न होंगी। साथ ही यह आयोजन देश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और जलवायु इसे पर्वतीय खेलों, एथलेटिक्स, फुटबॉल, क्रिकेट और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए विशेष रूप से अनुकूल बनाती है। यदि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है तो इससे न केवल राज्य की ख्याति बढ़ेगी बल्कि पर्यटन, रोजगार और आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। उत्तराखंड को वैश्विक खेल मानचित्र में स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की आवश्यकता है। इसके तहत विश्व स्तरीय स्टेडियम, अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर और मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विशेष रूप से ऋषिकेश, नैनीताल, देहरादून, औली और मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों को एडवेंचर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जाए। उत्तराखंड पहले से ही ट्रैकिंग, राफ्टिंग और पर्वतारोहण जैसे साहसिक खेलों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके लिए विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर राज्य को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की सफल मेजबानी। धन्यवाद कल्पना जी। माननीय श्रीमती रंजीत रंजन, कंसर्न ओवर पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूं कि
जो उड़ान योजना 2016 में आपकी सरकार ने शुरू की थी, आम नागरिक को कहा गया था कि उड़ान योजना यानी उड़े देश का आम नागरिक। लेकिन अभी हो क्या रहा है? अंधाधुंध जिस तरह से किराए बढ़ रहे हैं, जो विमान मालिक है उनकी अपनी मनमानी चल रही है, मोनोपोली चल रही है, कोई भी जवाबदेही नहीं है और किसी भी तरह बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके की हरासमेंट हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार ने घोषणा में ये कहा था कि हम बाटे की चप्पल पहनने वालों को सफर कराएंगे विमान का। बाटे की चप्पल सस्ती है, मैं सरकार को याद दिलाना चाहूंगी, क्योंकि प्लेन में जो चाय मिलती है, जो 20 रुपए की चाय है, वो 200 रुपए की है। जब हमारी सरकार थी, मैं निश्चित कहूंगी कि कम से कम हवाई जहाज का किराया 2200 रुपए में भी गए हैं, हम लोग 3300 रुपए में भी गए हैं। और अभी जो किराया है, जो बिजनेस क्लास का किराया 2022 का एक डेटा देना चाहती हूं मैं, बिहार का 2022 से 3 गुना किराया बढ़ गया है। दिल्ली पटना का किराया जो है वो लगभग 15,000 हो गया है, 3 गुना बढ़ गया है। अक्टूबर 22 में एयर इंडिया की पुणे दिल्ली की जो उड़ान है 27,000 रुपए इकोनॉमिक क्लास हो गया, बिजनेस क्लास का जो किराया था वो 24,000 था। इस तरह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। अभी रिसेंटली एक शुगर का पेशेंट था, उसने प्री बुकिंग अपना मील बुक कराया, उसको बहुत डिले हुआ, उसको बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन हो गई, वो सीरियस हो गया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई हैं। खराब फूड, खराब क्वालिटी का खाना परोसा जाता है, सीटों की क्वालिटी, कई बार टूटी सीटों पे लोगों को बैठना पड़ता है, कई बार घंटे घंटे रनवे पे प्लेन को खड़ा रखा जाता है, कई बार एसी बंद हो जाते हैं और पैसेंजर वहां पे पसीने पसीने हो रहे होते हैं, कई बार कई पैसेंजर को विमान से निकालना पड़ता है क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई होती है। तो क्या कोई जवाबदेही तय होगी? आप किराया कम करने की बात कर रहे हैं, आप कुंभ का आपको एग्जाम्पल दूंगी, आपने 50% का डिस्काउंट भी दिया, उसके बाद 30 से 1 लाख रुपए वसूले जा रहे थे। ये किसकी उड़ान है? क्या ये विमान मालिकों की उड़ान है या ये आम नागरिकों की उड़ान है? तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जो विमान मालिक है उनकी कोई जवाबदेही तय होगी कि नहीं। साथ ही मैं एक और चीज जोड़ना चाह रही हूँ कि हमारे प्लेयर जाते हैं, एक्सेप्ट क्रिकेट, बहुत सारे बच्चे जाते हैं जो नेशनल खेल रहे होते हैं, स्टेट से जा रहे होते हैं, किराया ऑनलाइन दिखता है 4,000, जब आप बुकिंग कराने जाइए तो सीधा 4,000 बढ़ जाता है। तो क्या आप उन बच्चों को, अब सरकार विमान मालिकों को सब्सिडी दे रही है? धन्यवाद। माननीय श्री धैर्यशील मोहन पाटिल, डिमांड टू लिफ्ट बैन ऑन पीओपी आइडल्स इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आदरणीय सभापति महोदय, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव बड़े भक्तिभाव से मनाया जाता है। इस राज्य में गणेश जी की लाखों मूर्तियां बनती है। ये न केवल पूजन के लिए उपयोग में आती है, बल्कि इससे बहुत बड़ा रोजगार भी अध्यक्ष महोदय मिलता है। 20,000 कारखाने मूर्ति बनाने वाले के महाराष्ट्र में है, जिससे 2-3 लाख कलाकार, मूर्तिकार यहाँ पर अध्यक्ष महोदय काम करते हैं। अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के मूर्ति पर प्रतिबंध लगाया है। इस निर्णय से कई हजारों लाखों मेहनतकश मूर्तिकारों का रोजगार अध्यक्ष महोदय संकट में आया है। अध्यक्ष महोदय, गणेश जी की मूर्ति मुख्य स्वरूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बनती है। वही ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो हम यहाँ पे भिंत पर, ये यहाँ पर प्लास्टर के लिए लगाते हैं। अध्यक्ष महोदय, पीओपी से बनी हुई मूर्तियां अत्यंत सुगठित, सुंदर, सुबक, मजबूत और यातायात करने के लिए बहुत ही हल्की होती है। अध्यक्ष महोदय, एनपीसीबी बोर्ड ने यह तर्क दिया है कि पीओपीसी मूर्ति से प्रदूषण होता है, लेकिन कई संशोधक ये वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि प्रदूषण यहाँ पर बिल्कुल होता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पीओपी एक खनिज है कि जो खनिज प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, जिसे जिप्सम बोलते हैं। कृषि क्षेत्र में भू सुधारक के रूप में भी अध्यक्ष महोदय इसका उपयोग होता है। अध्यक्ष महोदय, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस से कुछ हद तक प्रदूषण होता भी है तो प्रदूषण का नियंत्रण करना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। पर्यावरण और रोजगार निर्मित का अध्यक्ष महोदय बैलेंस बनाना अध्यक्ष महोदय यहाँ पर बहुत जरूरी है। जब हम प्रगति की ओर बढ़ते हैं अध्यक्ष महोदय, तो कठिनाइयां तो आती है, लेकिन उस पे आधुनिकीकरण से के उपायों से उसका उपचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 30-40 साल पहले गाड़ियां चलती थी 40-50 किलोमीटर के हिसाब से चलती थी।
अध्यक्ष महोदय, उस वक्त भी एक्सीडेंट होते थे, लेकिन गाड़ी पे प्रतिबंध नहीं लगाया, टेक्नोलॉजी में सुधार लाया, रास्ते अच्छे किए, ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया और टेक्नोलॉजी के सहारे यहां पर गाड़ी को प्रतिबंध न लगाते हुए सुधार करने की अध्यक्ष महोदय कोशिश की गई। अध्यक्ष महोदय, मूर्तिकारों पे प्रतिबंध लगा के उनका रोजगार नहीं नष्ट करना चाहिए, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि मूर्तिकारों के विसर्जन प्रक्रिया में हम सुधार ला सकते हैं। प्रक्रिया में सुधार ला सकते हैं। पीओपी का बायोलॉजिकली डिसइंटीग्रेशन कैसा हो ये देख सकते हैं। उपाय यहाँ पर अनेक किए जा सकते हैं कि जिससे थोड़ा बहुत होने वाला प्रदूषण यहाँ पर कंट्रोल में लाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं यही विनती करता हूं कि जो रोजगार मूर्तिकारों ने अपने खुद के बलबूते पे किया है, मेहनतकश लोगों ने 4 या 5 लाख लोगों का रोजगार महाराष्ट्र में अध्यक्ष महोदय जो बनाया है वो यहाँ पर नष्ट नहीं होना चाहिए। मैं आपको यहाँ से यही विनती इस सदन को करता हूँ कि अलग अलग तरीके सोचे जाए जिससे प्रदूषण का नियंत्रण हो। प्रतिबंध हटाकर मूर्तिकारों ने खुद के बलबूते पे जो व्यवसाय यहाँ पे डेवलप किया है उसको ये सदन यहाँ पे संरक्षण दे। धन्यवाद। माननीय श्री संतोष कुमार पी नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय बैंक एम्प्लॉइज। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, the United Forum of Bank Unions, an umbrella organization consisting 9 unions, have given a call for 48 hours bank strike on 24th and 25th of this month. These organizations jointly represent more than 8 lakh employees and officers in banking sector. So it's going to affect the banking sector. And I take this opportunity to request through you, sir, the finance minister should take a very serious look into this matter and address the genuine concerns raised by these unions. So the 1969 bank nationalization was one of the landmark legislations in India's history. Now coming to the point, sir, the bank employees, especially in public sector banks, are facing a lot of problems. The number one issue is the shortage of adequate number of staffs in public sector banks. At present, it is estimated that more than 2,11,000 posts are vacant in staff cadre only. And this adversely affects the mental health of the workers also. They are overburdened by work. It leads to stress and even suicides. No need of further explanation. Sir, now in PSBs, the customer or employee ratio has reached. For 2,000 customers, it's just one employee. This needs to be enhanced. Sir, another issue is related to the over 5 working days of bank employees. It was a demand from the bank employees, and there is a consensus also. The bank authorities, the Indian Banks Association also agreed to the same. And now the demand is, this request is pending before the Union Finance Ministry, and I take this opportunity to request through you, sir. The Union Finance Minister should take a serious look into this matter. And in all other financial sectors, sir, it is just 5 hours working day. In RBI, it's 5 hours, and other insurance sector is 5 days. Sorry, 5 days. I'm sorry, 5 days in a week, and 5 days insurance companies also. And this should be applicable to the banking sector also. So, sir, and there are many other genuine demands raised by these unions, and I take this opportunity to once again demand that these genuine demands must be seriously dealt by the finance minister, and there must be a serious attempt to genuinely settle the issues of the banks workers. Thank you. Thank you. Mane Shri Anil Kumar Yadav Mandadi, demand to establish an Indian Institute of Management in Hyderabad, Telangana. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, I would like to bring to your kind attention to a long-pending demand of establishment of Indian Institute of Management, IIM, in Hyderabad, Telangana. Sir, I come from city of Hyderabad, which is the capital of India's youngest state, Telangana. Sir, Hyderabad is also called Mini India due to its diverse population representing different states, languages, and religions. Sir, as per Andhra Pradesh Reorganization Act Bill, the central government shall take up all necessary measures to ensure establishment of IIM in the state of Telangana. Sir, Hyderabad is home
to prestigious institutions such as IIT, ISB, Nalsar, IIIT, and central universities, making it an ideal ecosystem for IIM. The city has strong industrial sectors like IT, pharmaceutical, biotech, and finance, which could greatly benefit from IIM through research, collaborative startup, and leadership development. Sir, India currently has 21 IIMs institutions that have produced some of the finest leaders in business, finance, and policy making. However, despite of being a major economic and educational hub, Telangana still does not have an IIM. This is significant oversight in national educational planning. Sir, the absence of IIM in Telangana forces many students, especially from economical, weaker and rural backgrounds, to migrate other states, increasing their financial burden. Additionally, Telangana loses out on economical opportunities, jobs and industries partnerships that such an institution would generate. Sir, Telangana deserves the chance to nurture young leaders and drive innovations in business and governments. So the government have been again and again been given representation from the state of Telangana, but unfortunately the government is not looking into the matter and not responding, sir. Hence, I agree upon the government to take immediate steps to set up an Institute of Management IIM in the state of Telangana. Sir. Thank you. धन्यवाद. माननीय श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अंडरपास बिटवीन जंघी प्रतापगढ़ ब्लॉक एंड जंघी निभयपुर रेलवे स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश. माननीय उपसभापति महोदय, जंघई प्रतापगढ़ खंड पर निभापुर जंघई रेलवे स्टेशन के मध्य किलोमीटर 854/01 पर संपार अथवा अंडरपास के बनवाए जाने के संबंध में महोदय, जंघई प्रतापगढ़ रेलवे लाइन का दोहरीकरण निकट भविष्य में होना है. ग्रामवासियों का रेल के उत्तर एवं दक्षिणी छोर पर निवास है. पिच रोड बीच में होने के कारण कई गांवों को यह मार्ग जोड़ता है. इसी मार्ग से कई गांवों को आना जाना पड़ता है. इस स्थान पर कृषि कार्य हेतु कोई साधन आने जाने में नहीं है, जिससे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. यहाँ तक कि कोई भी कार्य करने के लिए ग्रामवासियों को 10 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे बार बार कोई भी कृषि कार्य करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो सब टैंक को बार बार क्रॉस करना पड़ता है, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है. महोदय, अतः मैं सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहती हूं कि ग्राम सभा नडार में 854/0-01 पर अंडरपास बनवाने की कृपा करें, ताकि जनमानस को सुविधा मिल सके. धन्यवाद. धन्यवाद. माननीय श्री संजय यादव जी, डिमांड टू ओपन न्यू केंद्रीय विद्यालय एंड जवाहर नवोदय विद्यालय इन स्टेट ऑफ बिहार. थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर. सर, हाल ही में भारत सरकार द्वारा देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति दी गई. मैं सदन का ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहूँगा महोदय. इन 85 केंद्रीय विद्यालयों और 28 जवाहर नवोदय विद्यालयों में से बिहार को एक भी केंद्रीय विद्यालय और जवाहर विद्यालय नहीं दिया गया. बिहार देश की सब तीसरे नंबर पे, जनसंख्या के आधार पर बिहार तीसरे नंबर पे है. देश की लगभग 10% आबादी बिहार में रहती है, यानी हर 10वां भारतीय बिहार से है. लेकिन इसके बावजूद भी बिहार की अनदेखी करना सर, ये कहीं से वाजिब प्रतीत नहीं होता है. महोदय, अगर ऐसे राज्यों की सूची बनाई जाए जहां प्रति 1 लाख व्यक्ति के अनुपात में अगर केंद्रीय विद्यालयों, सबसे कम केंद्रीय विद्यालय अगर कहीं होंगे तो वो बिहार में है. और अकेले पटना जिला को छोड़ के बाकी जिला में 1 से अधिक केंद्रीय विद्यालय नहीं है. पूर्णिया में तो केंद्रीय विद्यालय की अपनी बिल्डिंग तक नहीं है महोदय. उप सभापति महोदय, बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है. देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है. महिलाओं की साक्षरता दर में भी बिहार सबसे कम है, नीचे है. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बिहार सबसे नीचे है. नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में बिहार सबसे नीचे है. ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो में बिहार सबसे नीचे है.
ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है, देश में सर्वाधिक निरक्षरता बिहार में है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे अधिक बिहार में है। तो महोदय, समुचित विकास एवं औद्योगिकरण के अभाव में शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है, ऐसा रास्ता है जिसे बिहार जैसे राज्य को पिछड़ेपन और गरीबी के दुष्चक्र से निकाल के हम प्रगति पथ पर ले जा सकते हैं और कम खर्च पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिहार में केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालयों की अधिक से अधिक आवश्यकता है। महोदय, हम जानना चाहते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का क्राइटेरिया क्या है? अगर बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, सबसे कम महिला साक्षरता दर है, सर्वाधिक निरक्षरता दर है, सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट रेट है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो सबसे कम अगर बिहार में है, अगर ये पैमाना माना जाए तो सबसे अधिक केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय बिहार को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। हर 10वां भारतीय बिहारी है, तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या बिहार की है, फिर भी आप बिहार को एक केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय नहीं देना चाहते। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि बिहार को इसमें उपेक्षित क्यों रखा गया। तो महोदय, मैं मांग करता हूं सरकार से कि बिहार में अधिक से अधिक केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री मुजीबुल्लाह खान डिमांड टू टेक स्टेप्स टू रिस्टोर एंड अपग्रेड सिपरी टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं देश के एक महत्वपूर्ण विषय को आज उठाना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री भी यहाँ मौजूद है, ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है कि उनको भी पता चले कि वो जो रुपया सैंक्शन करते हैं उसका कैसा दुरुपयोग हो रहा है। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI ये 1960 में बना था। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हमारे देश में बनता है उसको टेस्टिंग किया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेशन दिया जाता है उसका, ताकि उसको उपयोग में लाया जाए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 साल से वो इंस्टीट्यूट का जो मिशन है, सिंथेटिक लेबोरेटरी मशीन है, जो फंक्शनिंग होना चाहिए वो नहीं होकर बंद पड़ा है, खराब हो गया है। जब एनर्जी कमेटी, हमारा स्थायी कमेटी का वहां हम लोग गए थे उस सेंटर को, रिसर्च सेंटर को, तो हम लोग ने जानना चाहा कि वो रिपेयर क्यों नहीं हो रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा है उसको रिपेयर करने के लिए। मैं बोला, अरे भाई, हमारा देश चांद में जाके पहुंच गया, तुमको मैकेनिक नहीं मिल रहा है। उसका मेन कारण, असली कारण यह है अध्यक्ष महोदय कि उस इंस्टीट्यूट का कोई अधिकारी वहां से नौकरी छोड़ के विदेश में जाकर नौकरी कर रहा है दूसरे कंपनी में। इसीलिए हमारा टेस्टिंग के लिए विदेश को जाना पड़ता है, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर को विदेश लेके जाना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को टेस्ट करने के लिए विदेश लेके जाना पड़ता है। वो होता है नेदरलैंड, साउथ कोरिया और इटली जाते हैं, वहां से सर्टिफिकेशन लाते हैं, सर्टिफिकेट लाते हैं, तब जाके उनका बिक्री होता है। केंद्र सरकार 2021 में 40 करोड़ रुपया सैंक्शन किए हैं वो रिपेयर करने के लिए। मैं वित्त मंत्री यहाँ पर मौजूद है, उनका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि 40 करोड़ रुपया 1921 में दे चुके हैं रिपेयर के लिए, लेकिन आज तक रिपेयर नहीं हो पाया, आज तक रिपेयर नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, इसका असली कारण है जो अधिकारी यहाँ छोड़ के वो बाहर के प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है, वो वहां बुला के कमीशन देता है और लेता है। इसी के कारण आज तक इसको रिपेयर नहीं किया जा रहा है। मैं केंद्र सरकार के आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, मैं डिमांड करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उसको रिपेयर किया जाए और हमारे देश के जो पब्लिक इंटरप्राइजेस, जो छोटे छोटे इंडस्ट्री किए हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का, उन लोग को मौका दिया जाए ताकि वो देश में टेस्टिंग कराए और खर्चा से बचे। टेस्ट कराने के लिए विदेश जाएंगे, इटली जाएंगे, नेदरलैंड जाएंगे, कोरिया जाएंगे, क्या है अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी यहाँ है, उनसे अनुरोध करूंगा कि 21 करोड़ रुपया, 40 करोड़ रुपया जो 2021 में आप दिए हैं, अभी तक उसको रिपेयर के लिए उन लोग यूज नहीं करके पैसा क्या करे पता नहीं। आप उसका जानकारी लीजिए, मैं आपसे बहुत बहुत अनुरोध करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय श्री सदानंद महालू सेठ तानवड़े, कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ अनसोलिसिटेड स्पैम, fraudulent audio and video calls via WhatsApp and other social media platforms. Thank you, Deputy Chairman, sir. I rise to bring to the attention of this August House
to the rising menace of spam and fraudulent calls, phishing attempts, and cyber scams that have become serious threat to the privacy, security, and financial well-being of Indian citizens. In recent times, there has been a sharp increase in unsolicited spam calls, fraudulent audio and video calls via WhatsApp and other social media platforms, and deceptive messages sent through email, SMS, phishing websites. These fraudulent activities are being carried out by individuals falsely representing themselves as legitimate financial institutions, government agencies, and law enforcement authorities. As a result, thousands of innocent citizens have lost their hard-earned money, and many continue to fall victim to the digital frauds. A particularly alarming aspect of this scam is that fraudsters often possess extensive personal details of their victims before initiating this contact. This raises serious concerns about data privacy and the unauthorized access and sale of personal information by data brokers and telemarketers. The citizens, especially those who are not well-versed in advanced digital technology, are at higher risk of being duped. The fear and anxiety caused by such fraudulent activities have created an environment of insecurity for mobile phone internet users. A primary factor contributing to this growing menace is the unauthorized access and misuse of personal data. Spammers and fraudsters illegally obtain phone numbers and personal details through various means, including data harvesting, data mining, and purchasing cyber ready-made data from third parties or companies maintaining data banks. This blatant misuse of data raises serious concern about the privacy and security of Indian citizens. Although the government has introduced mechanisms such as Do Not Disturb registry along various laws and tries efforts to regulate telemarketing practices, unauthorized data sales, and privacy breaches remain rampant, leaving citizens vulnerable to exploitation. Honorable Vice Chairman, sir, the right to privacy and data security is a fundamental right, and it is imperative that the government takes decisive action to safeguard its citizens from data misuse and unsolicited calls. I urge urgent intervention to ensure the protection of personal data and to put an end to this growing nuisance. Thank you, sir. Thank you. Mani Shri Tejveer Singh, need to develop new spiritual tourism circuit in the state of Uttar Pradesh to tap tourism. Mani Tejveer Singh ji. Mani Shri Bhattacharya Rajiv, need to promote export of pineapple, please. Please. माननीय उपसभापति महोदय, हमको बोलने का मौका दिया है 0 आवर में। हम लोग जानते हैं उत्तर पूर्वांचल में त्रिपुरा ऐसे राज्य है जहां पहाड़ी राज्य है, जहां पाइनएप्पल की खेती होती है, और पाइनएप्पल 2018 में हमारा सरकार बनने के बाद माननीय राष्ट्रपति द्वारा स्टेट फूड डिक्लेयर किया है, और अभी Honorable Member, question hour. We'll give you opportunity again. Question hour. Question number 1.